तो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जियोपॉल आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। दिस इज शिप्रा और हम यहाँ पे कर रहे हैं माजिद हुसैन की कंप्लीट इंटायर बुक कवरेज। ये सीरीज चल रही है आपकी एंड राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग ऑन यूनिट नंबर 2 दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट 7। बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी को आई विल ट्राई टू कंक्लूड इन 10 पार्ट्स, मतलब पार्ट 10 तक आपका चला जाएगा। दिस इज पार्ट 7 टुडे। रीजन बिहाइंड दिस इज कि आप देख रहे हैं आपकी क्लास की लेंथ मैक्सिमम 2 आवर्स होती है, 2.5 आवर्स होती है, समटाइम्स 1 आवर 50 मिनट्स होती है। द रीजन बिहाइंड इट इज मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये सारे कॉन्सेप्ट्स एब्जॉर्ब करें, ठीक है। आई नीड यू गाइज टू एब्जॉर्ब द होल कंटेंट एंड एज वेल एज एट द सेम टाइम व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट दीज थिंग्स आपके ऊपर लोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो दिन में आपकी 2 क्लासेस हो रही हैं, राइट। तो आपको दूसरी क्लास के लिए भी टाइम मिलना चाहिए, एट द सेम टाइम आपको ज्योग्राफी के लिए भी टाइम निकालना है। एंड यू विल सी दिस कि आप अगर इतने इसी मैं कह रही हूँ इसी पेस के साथ में पढ़ो, रिलीजियसली पढ़ो, आप जो भी नोट्स बना रहे हो, क्योंकि अब तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम क्लास में ही नोट्स बनाते हैं, रनिंग नोट्स बनाते हैं, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ रहे हैं बल्कि एक्स्ट्रा पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। एंड माजिद हुसैन की बुक कवरेज इतनी इंपॉर्टेंट है आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। आई होप यू ऑल नो अबाउट इट। दैट्स व्हाट हैज ब्रॉट यू हियर बेसिकली। सो आई वांट यू गाइज टू एब्जॉर्ब दिस and practice it as much as possible. Revise it and practice it as much as possible. ठीक है, चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। और लास्ट पार्ट में जैसे कि हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के आफ्टर मैथ्स को पढ़ा था कि क्या आफ्टर मैकेनिज्म है, फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है, रिंग ऑफ फायर क्या है, पैसिफिक रिम्स के एजेस पे, है ना। क्वेश्चंस भी लगाए थे। आज अगेन इन द सेम रन वी हैव सेवरल क्वेश्चंस। हाँ, मेंस का एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। आई होप कि आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है मेंस का क्वेश्चन। अगर आपने अटेम्प्ट किया है यू हैव टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स और कि यस आई हैव अटेम्प्टेड। मैं आपको देन एंड देयर टेलीग्राम का एक लिंक दूंगी, ग्रुप का लिंक है जहाँ पे आप उसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। सो आई विल इवेलुएट द आंसर फॉर यू। Our experts, the expert team of Geopol IS, they may evaluate the answer for you. ठीक है, so everything you are getting at this point of time here in this on this platform, तो मैं कहूँगी participate करो, conversation करो, discussion करो comments के through, क्योंकि I keep on checking the comments regularly, so it becomes very important for all of you कि आपको कोई भी doubt है mention it in the comment box, ठीक है। ये class upload हो जाएगी, मैं अगेन आपको आपका जो कमेंट बॉक्स है आई विल चेक इट आउट, ठीक है। चलो पार्ट 7। सो आज जैसे कि आप जान रहे हो हम लोग कॉन्टिनेंट्स के बारे में काफ़ी ब्रीफ तरीके से हमने देखा, काफ़ी डिटेल्ड तरीके से भी हमने देखा। एंड देयर आफ्टर आज अगर कॉन्टिनेंट्स और उसके मूवमेंट्स और उसके मैकेनिज्म्स की बात करें, वी हैव सीन 2 थियरीज इन राइट इन फ्रंट ऑफ अस। कि हमने देखा कि कैसे अपना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आ रहा है, प्रूव कर पा रहा है कुछ चीज़ें, कुछ मैकेनिज्म प्रूफ नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्या कमियां रह गई। एंड देन इट वाज सप्लीमेंटेड विथ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसके की बाद आप लोगों ने देखा कि क्या क्या चीजें आई। नाउ इन दिस क्लास विद दिस रिगार्ड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्टिनेंटल रिलीफ, व्हाट आर कॉन्टिनेंटल शील्ड्स, ठीक है। अब सोचो हम लोग मेजरली यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक प्यारा सा अर्थ बनाती हूँ, ठीक है। खैर ऐसा नहीं बनाएंगे नाउ सो दैट वी आर टेक्नोलॉजिकल, तो वी विल गो ऑन विथ अ गुड शेप। ये है अपना अर्थ का, ठीक है। देखो ये है हमारा प्यारा सा अर्थ, क्योंकि ये सर्कुलर नहीं है ना, ये जियोइड इन शेप है, मैंने आपको बताया भी था। दिस इज व्हाट, दिस इज अर्थ, ठीक है। एंड अर्थ इज जियोइड इन शेप। जियोइड किसको कहते हैं स्पेसिफिकली? जियोइड मतलब ही होता है कि ऐसा बेसिकली ऐसा ढांचा, ठीक है, ऐसा ढांचा जो कि सेंटर में थोड़ा सा बल्ज्ड आउट हो, बाहर बाहर निकला हो, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर अर्थ की बात कर रहे हैं। नाउ यू नो दैट देयर आर सम और द अदर फीचर्स लाइक दिस ऑन अर्थ, ठीक है। ये ऐसे दिखता है कुछ अर्थ, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द कलर ऑफ दिस अर्थ इज जस्ट ब्लू, ये ब्लू होता है, ठीक है। डिनोटिंग व्हाट, ये डिनोट करता है ओशंस, सीज एंड ओशंस, ठीक है। आप उसको हाइड्रोस्फीयर में काउंट करते हैं। खैर इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, स्फीयर का नाम मत लिखो अभी।
और ये डिनोट करता है आपका कॉन्टिनेंट्स को, है ना, कॉन्टिनेंट्स। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा है कि कितने टाइप्स के कॉन्टिनेंट्स होते हैं, सॉरी नॉट टाइप्स बट कितने सारे कॉन्टिनेंट्स आपके पास आज के डेट में हैं। एशिया बीइंग द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यूरोप वी हैव नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वी हैव अफ्रीका, वी हैव ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वी हैव अंटार्कटिका, फिर हमारे पास 5 ओशंस भी हैं, हम उसके बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। नाउ द फैक्ट कम्स, एक ये फैक्ट जो हमारे सामने आता है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ये एक फैक्ट आता है हमारे सामने कि चलो सारी चीजें तो एक तरफ हैं, सारा सी हो गया, कॉन्टिनेंट्स सी हो गए, ओशंस हो गए, रिंग ऑफ फायर भी आपने पढ़ लिया। अब जरा और कॉन्टिनेंट्स कैसे बन रहे हैं आप लोगों ने वो भी पढ़ लिया। व्हाट आई मीन टू से एग्जैक्टली इज कि ये जो कॉन्टिनेंट्स थे वो पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताया गया था कि अर्थ में एक ये कॉन्टिनेंट एक ही पूरा लैंड मास था जिसको हम कहते थे पैंजिया, कहते थे ना, और ये पूरा पानी जो था वो एक तरफ था जिसको हम लोग कहते थे पैनथैलेसा, ठीक है। अब पैंजिया टूट करके बिखर गया एंड दिस इज हाउ इट लुक्ड लाइक। अब ये जो कॉन्टिनेंट्स बने, ये कॉन्टिनेंट्स होते कैसे हैं? तो आप ग्राउंड की बात करते हैं तो जब मैं आपको बोलूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है मोहन, मोहन जा रहा है, तो आप इमेजिन करोगे कि ऐसा ऐसा है मोहन और मोहन जा रहा है, मोहन जा रहा है ऐसे ग्राउंड में, ठीक है। जनरली हम यही इमेजिन करते हैं अगर हम प्लेन एरियाज में रहते हैं। अगर अगर मोहन मान लो उत्तराखंड में रहता है, देवभूमि में रहता है, तो मोहन में भी ऐसा कुछ इमेजिन कर सकता है कि मोहन जा रहा है। दिस इज हाउ दे कीप गोइंग, ठीक है, दिस इज हाउ दे कीप गोइंग, राइट। प्लेट्यूज में कोई है तो वैसे इमेजिन कर सकता है। मेरे कहने का बस मतलब ये है कि जो आप कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं वो लेवल्ड ग्राउंड नहीं होता है, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि सारा ग्राउंड लेवल्ड है। कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन तो चलो आपने पढ़ लिया, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स behind the continents, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। So today we will be studying that only. We will be trying to know what are the different forms, क्या क्या different forms हैं, ठीक है। The different forms of continental surface, इसी को आप कॉन्टिनेंटल रिलीफ भी कह सकते हो, ठीक है। कॉन्टिनेंटल रिलीफ कैसा होता है, कैसा कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर लिखो जरा, ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट वी वांट टू स्टडी। अब जरा पहले मैं, इससे पहले कि मैं थ्योरी में घुसूं, मैं आपको जरा बेसिक आइडिया, मतलब लेट अस लाइक ट्राई टू टॉक अबाउट सम बेसिक आइडियाज, ठीक है। कुछ बेसिक आइडियाज देखते हैं। कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, डोंट यू थिंक कि ऐसे टर्म्स जो कि यूज हो रहे हैं जैसे स्ट्रक्चर हो गया, और जैसे कि आई हैव ऑलरेडी बीन टेलिंग यू कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं सभी जगह एक हाइट में एक जैसे नहीं होते हैं। सो इट्स लाइक आपको ये समझना पड़ेगा एट द वेरी फर्स्ट प्लेस यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग कि ये जो कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर है, कहीं पे मैम हम नैनीताल देख सकते हैं, कहीं पे हम यूपी और बिहार देख सकते हैं, कहीं पे हम झारखंड देख सकते हैं, कहीं पे हम महाराष्ट्र देख सकते हैं। नाउ व्हाट आई मीन टू से इज, कहीं पे आप पहाड़ देख सकते हो, कहीं पे आप मैदान देख सकते हो, कहीं पे आप पठार देख सकते हो, कहीं पे आप देखो कोस्टल एरियाज देख सकते हो, राइट। तो आपने देखा है, आप जानते हैं कि ये जो सतह है, ये जो सरफेस है, उसका स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है। और कॉन्टिनेंट्स की थ्योरी तो आपने समझ लिया कि एक टाइम पे पैंजिया थे, देन दे ड्रिफ्टेड अपार्ट एंड थिंग्स लाइक दैट, बट आज के डेट में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो समझने के लिए आपको कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसका मैं बहुत ही ज्यादा ग्लोरियस सिग्निफिकेंस आपको बता दूं। आप जियोमॉर्फोलॉजी में माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, लैंडफॉर्म्स, रिलीफ स्ट्रक्चर्स, वोल्केनोज, ये सब पढ़ लेते हैं। जैसे पार्ट 7 हो गया ना, पार्ट 8 में हम डिटेल में वोल्केनोज पढ़ेंगे, ठीक है। देन व्हेन यू जंप टू द अनदर लेवल, और फिर आगे जाकर के आप इंडियन ज्योग्राफी भी जब स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि ये सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा आपको हेल्प करते हैं। इसीलिए जियोमॉर्फोलॉजी आदमी पहले पढ़ता है क्योंकि आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्लियर हों, ठीक है। So this class is going to be very important because it will comprise of mountains, detailed discussion behind mountains, detailed discussion behind plateaus, detailed discussions behind plains, ठीक है।
and we will also be talking about several other factors. ठीक है, तो different forms of continental surface is what we are going to study today. So सबसे पहला टॉपिक जो बनाएंगे, प्लीज ये टॉपिक बनाइए, प्लीज राइट कॉन्टिनेंटल शील्ड, कॉन्टिनेंटल शील्ड, ठीक है। शील्ड, शील्ड बोल रहे हैं, शील्ड मतलब जनरली स्पीकिंग शील्ड इज समथिंग, यू नो, आप एक जनरल आइडिया जब देखते हो तो शील्ड के बारे में जब आप बात करते हो तो जनरली शील्ड मतलब कुछ कवरेज टाइप का होता है। वी रेफर टू शील्ड्स व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट एनी सच कवरेज। अब देखो, आपका जान लेना पहले इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आप पहले तो इस वाले स्लाइड में वापस आओ। आपका जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर्स अलग अलग तरीके के आपको अर्थ पे देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कॉन्टिनेंट्स जो है किस किस फॉर्म में मौजूद हो सकते हैं उसके बारे में अगर बात की जाए तो ये शील्ड के रूप में क्या होता है ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। शील्ड्स के रूप में हो सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म्स के रूप में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स, ये माउंटेन यानी कि पर्वत, या तो एक सिंगल पहाड़ या तो पर्वतमाला है, माउंटेन रेंजेस, ठीक है। ये प्लेट्यूज के, पठार के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये प्लेन्स के यानी मैदान के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। दीज कैन इवन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनोज एंड व्हाट नॉट, ठीक है। ये ज्वालामुखी के तरीके का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है। नाउ इसी को एक एक करके पढ़ने की प्रक्रिया है आपकी, वेयर यू आर स्टडिंग अबाउट कॉन्टिनेंटल शील्ड। अब देखो, अर्थ में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन सभी कॉन्टिनेंट्स का जो सेंटर है ना, आप सोचो आज से वी आर टॉकिंग अबाउट प्री कैम्ब्रियन एरा, प्री कैम्ब्रियन एरा या फिर प्री कैम्ब्रियन पीरियड लिखो। ये क्या है, आज से 570 मिलियन साल पहले, मिलियन years ago, 570 million years ago, right? So Precambrian period is when you talk about the time it was 570 million years ago from today. और इस टाइम पे एक प्रक्रिया हो रही थी। वो प्रक्रिया क्या हो रही थी, कुछ स्ट्रक्चर बन रहे थे, कुछ स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश हो रहे थे, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश हो रहे थे आप उसको शील्ड कह रहे थे, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा था उसमें सभी कॉन्टिनेंट का जो लैंड का जो सरफेस का सेंटर है, यानी कि द सेंटर्स ऑफ, या फिर द सेंटर ही लिखो, द सेंटर ऑफ अर्थ्स कॉन्टिनेंट्स वर established, ठीक है, वर established ड्यूरिंग, कब स्टैब्लिश हुए थे, इंपॉर्टेंट है, यहां से एक PYQ निकल के आ चुका है, प्री कैम्ब्रियन एरा या फिर पीरियड भी लिख सकते हो, ठीक है, एंड वर कॉल्ड शील्ड्स। तो मतलब आपको बस यही समझना है ना कि कॉन्टिनेंट का सेंटर, उसका केंद्र जो होता है ना, आप उसको शील्ड कहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं, कनाडा देश आप सभी जानते हैं, राइट। कनाडा देश जिस भी आपको क्रस्ट के ऊपर दिखाई देता है, जिस भी कॉन्टिनेंट के मतलब जो कनाडा के आसपास की जो कंट्रीज हैं या फिर जो सिमिलर लैंड फॉर्म है कनाडा का, आप उसको कहते हैं कैनेडियन शील्ड। और करीब करीब आज से 3 बिलियन साल पहले ये बना हुआ, मतलब ऐसा मालूम होता है कि यहाँ पे कैनेडियन जो शील्ड होती है वो कम से कम नहीं तो इसकी एज होती है 3 बिलियन वर्ष पहले, इसमें जो रॉक्स पाए जाते हैं उनकी एज होती है। तो ये आप इसको शील्ड कहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे जरा, एग्जाम्पल इज कैनेडियन शील्ड। ये जो कैनेडियन शील्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो रॉक्स पाए गए हैं इनके बारे में लिखो, रॉक्स फाउंड आर एटलीस्ट 3 अच्छे से लिखो बाबा, वरना तुम लोग टेलीग्राम पे पागल कर दोगे। पीपल कीप टेक्सटिंग, मैम आपने ये गलत स्पेलिंग कैसे लिख दी। हैपेंस, इट हैपेंस विद एवरीबॉडी, राइट।
वी आर स्पीकिंग समथिंग एल्स, मे बी थिंकिंग समथिंग एल्स एंड राइटिंग समथिंग एल्स, ठीक है. So it happens. Rocks found are at least 3 billion years old. इतने पुराने होते हैं जो यहाँ पे रॉक्स जनरली मिले हैं कैनेडियन शील्ड में. मैं आपको कैनेडियन शील्ड की एक और खास बात बताऊं, एक और विशेषता, एक और फीचर अगर बताऊं, प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो कैनेडियन शील्ड होते हैं, ये जो कैनेडियन शील्ड जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये लैंड फॉर्म मतलब काफी ज्यादा प्लेट मूवमेंट्स होने लगा. ठीक है, इसको ऐसे लिखना, दे वर फॉर्म्ड. ये कैसे बने थे? दे वर फॉर्म्ड ड्यू टू सेवरल, कुछ टर्बुलेंट एक्टिविटीज के कारण बने थे. सेवरल टर्बुलेंट इवेंट्स, ठीक है, या एक्टिविटीज. और कैसे टर्बुलेंट इवेंट या एक्टिविटीज थे? जैसे अर्थक्वेक्स हो गए, ठीक है, प्लेट मूवमेंट्स हो गया, ठीक है. अब आप बोलेंगे कि अब अर्थक्वेक भी तो प्लेट मूवमेंट है, बट वो तो ट्रांसफॉर्म है ना. बट हियर इन जनरल वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल 3 सॉर्ट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स, ठीक है. अर्थक्वेक से प्लेट मूवमेंट्स होने के कारण एंड यस वोल्केनिक एरप्शंस के कारण, ऐसे टर्बुलेंट एक्टिविटीज और इवेंट्स के कारण जो लैंडफॉर्म्स, जो रॉक्स बनने लग गए थे, वो मिल करके बनाते हैं कैनेडियन शील्ड को. अब बोला ये जाता है, ध्यान से सुनना, यहाँ से यूपीएससी ने सवाल उठाया है. बोला ये जाता है कि कॉन्टिनेंटल शील्ड जो है, ये शील्ड इसलिए है बिकॉज ये शॉक एब्जॉर्ब करके बैठी हुई है, राइट कि इसका फॉर्मेशन ही काफी सारे शॉक्स के बाद हो रहा है. टर्बुलेंट एक्टिविटीज, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन, सो ऑन सो फॉर. सो नाउ द कैपेबिलिटी ऑफ कॉन्टिनेंटल शील्ड, ठीक है. और कॉन्टिनेंटल शील्ड में आप देखोगे कि यहाँ पे ये एक तरीके का सेफेस्ट जोन माना जाता है. यहाँ पे नो मोर अर्थक्वेक्स, नो मोर वोल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस टुडे, ठीक है, क्योंकि इट इज ऑलरेडी कमिंग, इट्स फॉर्मेशन कैन बी सीन, इट्स फॉर्मेशन कैन बी रूटेड बैक टू द टर्बुलेंट एक्टिविटीज. अब ये इतने ओल्ड हो चुके हैं कि किसी भी तरीके का टर्बुलेंट इवेंट होस्ट नहीं करते हैं. जरा इनके फीचर के बारे में लिखेंगे. So we must keep writing about continental shields. They are flat. इनका नेचर क्या है? ये फ्लैट लैंड्स होते हैं, ठीक है. और एलिवेशन इनका काफी लो होता है, लो लाइंग. मतलब आप सोचो कि जो मोल्टेन रॉक्स होते हैं वो सॉलिडिफाइड हो जाते हैं, सॉलिडिफाइड मोल्टेन रॉक्स हो जाते हैं, और उन्हीं के लो लाइन स्ट्रक्चर्स, जैसे कि यू कैन राइट द लो लाइंग slabs of solidified, the low lying slabs of solidified molten rocks, right. और ये एक तरीके का अपीयरेंस मैं आपको बता रही हूं कि हाउ एंड व्हाट आर द वेज इन विच शील्ड्स आर बीइंग अपीयर्ड, दे अपीयर टू अस. एक ये चीज है. दूसरी ये चीज है कि आप सोचो ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट का स्टेबल पोर्शन बना रही है. सो यू कैन ऑल्सो राइट that they all together form the stable part of center of continents. continents का केंद्र जो है, उसमें जो स्टेबल पार्ट है, जो कि किसी भी कोई भी अर्थक्वेक से अफेक्टेड नहीं होता है, कुछ भी ऐसी चीजें उसमें नहीं होती हैं. ये अब देखो जरा, एक यूपीएससी के अकॉर्डिंग फैक्ट फिगर लिखो, जहां से यूपीएससी आपसे सवाल स्टेटमेंट के फॉर्म में बना करके पूछ सकता है, ठीक है. तो यूपीएससी मंत्रा लिखना, ठीक है, यूपीएससी मंत्रा अबाउट कॉन्टिनेंटल शील्ड्स, ठीक है. ये सारी चीजें, मतलब वैसे तो ये मैं आपके नोट्स के लिए लिखवा रही हूँ, इसको अपने आंसर में मत लिखना यूपीएससी मंत्रा एंड ऑल, ठीक है. इट इज जस्ट टू गैदर योर इंटरेस्ट, ठीक है. सबसे पहली मंत्रा है, मंत्रा नहीं मंत्रा है लोकेशन, ठीक है. क्या लोकेशन है आपके जो भी आपके कॉन्टिनेंटल शील्ड्स बन रहे हैं उनके? तो आपको मैंने बताया है कि कॉन्टिनेंट्स का सेंटर, यानी इसको आम भाषा में आपको याद है हम कोर कहते हैं, ठीक है. तो फाउंड एट द कोर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, तो कॉन्टिनेंट्स के
कोर में ये आपको है, चलो ठीक है, कोर में मिल गया, ठीक है। अब दूसरा, इसके फीचर्स के बारे में, लोकेशन तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। सम और दी अदर वे में अगर आप इसके फीचर्स के बारे में देखोगे तो जरा रॉक टाइप बताओ, कैसे इसमें पत्थर पाए जाते हैं, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ रॉक्स फाउंड, रॉक्स, ठीक है। ये हो गए आपके इग्नियस पाए जाते हैं, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। एक बात हमेशा याद रखना कि ये फॉर्मेशन है, इट कैन बी आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट, क्या पता पूछा भी गया हो, अभी मैंने आगे क्वेश्चंस लिए हुए हैं, आप देखोगे। इग्नियस और मेटामॉर्फिक से बना होता है, बट किनारे 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 ये सेडिमेंटरी रॉक से सराउंडेड होता है। मेड अप ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, क्या ऐसे लिखो, मेड up of igneous and metamorphic rocks but surrounded on the edges by sedimentary, ठीक है। so it looks like this, here's how it looks like, ठीक है। ये है, ये अगर आपका एक शील्ड है तो इस शील्ड में आप देखेंगे ठीक है। दिस इज व्हाट, ये मैं अलग अलग कलर से डिनोट कर रही हूँ, दिस इज अ शील्ड, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये अंदर इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, और ये जो बाहर आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन ग्रीन है ये आपका क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स। यानी इट इज मेड अप ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स बट इट इज इंटायरली सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ a string of sedimentary rocks, ठीक है। तो ये इसका रॉक टाइप हो गया। ये बहुत ज्यादा ओल्ड फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स हैं, इनका हमेशा ये एक फैक्टर याद रखिएगा, ठीक है। सो द फैक्टर दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि ये जो रॉक्स हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, ये इग्नियस, ये मेटामॉर्फिक, दीज आर वेरी वेरी ओल्ड रॉक्स, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हुआ, ठीक है। थर्ड फैक्टर देखते हैं जरा, थर्ड फैक्टर देखते हैं इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये इसका ये मत समझना इरेज कर दिया है, वी हैव वन स्लाइड, मैंने इसको कॉपी किया है, ठीक है। लोकेशन हो गया, रॉक टाइप हो गया। अब टेक्टोनिक्स की बात कर लो, ठीक है। क्या टेक्टोनिक मूवमेंट होता है मैम, ये देखो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है हमेशा, टेक में एच लगा देती हूँ मैं, ठीक है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज कैसी होती है मैम, तो एज सिंपल एज इट स्पीक्स अबाउट इटसेल्फ, ये जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज आप देख रहे हो, हमने तो बात कर लिया है इस बारे में। नो टेक्टोनिक एक्टिविटीज टेक प्लेस, ठीक है। नो अर्थक्वेक्स, ठीक है। नो वोल्केनिक इरप्शंस, वी इज मतलब वोल्केनिक इरप्शंस एंड सो ऑन सो फॉर। व्हाई, क्योंकि इसका फॉर्मेशन ही मैंने आपको बताया है टर्बुलेंट एक्टिविटीज के कारण हो रहा है, तो ये एक तरीके से शॉक प्रूफ होते हैं। अब मिनरल्स की बात कर ली जाए, खनिज का क्या है, कैसे खनिज आप इसमें देखेंगे होते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल्स या नहीं, तो यू कैन राइट दीज आर सम और दी अदर फीचर्स हु आर वेरी मच रिच इन मिनरल्स, ठीक है। खनिज के मामले में काफी ज्यादा रिच होते हैं कौन, कॉन्टिनेंटल शीट्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टोपोग्राफी, ठीक है। टोपोग्राफी, हाउ डू दे लुक लाइक एंड व्हाट डू दे होल्ड एज अ स्ट्रक्चर, इसकी टोपोग्राफी जरा देखो। टोपोग्राफी क्या है, मोस्टली ये फ्लैट लैंड्स होते हैं, ठीक है। मोस्टली ये फ्लैट लैंड्स होते हैं, बट साथ साथ समटाइम्स डोम शेप्ड भी होते हैं, डोम शेप्ड भी होते हैं। अब सोचो, कभी कभी आपको ये ऐसे दिखेंगे, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शीट्स, लेकिन कभी कभी ये आपको ऐसे दिखेंगे,
तो फ्लैट भी होते हैं और डोम शेप्ड भी होते हैं। तो कॉन्टिनेंटल शील्ड्स, आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। वन बेसिक फैक्ट अबाउट कॉन्टिनेंटल शील्ड इज कि ये आपके कॉन्टिनेंट्स का कोर होता है, ठीक है। अच्छा, कोर के बारे में, वी आर स्पीकिंग ऑफ द कोर, एंड स्पीकिंग ऑफ द कोर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपने जो अर्थ का क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ा है, अभी के लिए उसको भूल जाइए। कोर मतलब सीधा सीधा ये कहना है कि कॉन्टिनेंट का जो है सेंटर, उसका केंद्र, उसके केंद्र की बात हो रही है। दैट इज ऑल, ठीक है। ओके फाइन। सो व्हाट डू वी हैव इन आवर प्लेट? अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि मैम अलग अलग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ लिया है। तो अब जरा इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि कॉन्टिनेंट्स कैसे कैसे स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन दैट वी हैव सीन इज अ कॉन्टिनेंटल शील्ड। और आप देखो, एक एग्जाम्पल भी दिया है आपको, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट कैनेडियन शील्ड बीइंग वन ऑफ देम, एंड आई थिंक इट्स द लार्जेस्ट शील्ड एज वेल। इसको जरा गूगल कर लेना एक बार, ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। जरा इसको अंडरलाइन करें क्या, जो हम हमेशा करते हैं। मेंस का आंसर अगर आप लिखोगे तो आप मेरी तरह लाल पीला नीला तो यूज नहीं करोगे। यू मस्ट बी यूजिंग वन पेन, या फिर ब्लू, या फिर ब्लैक, या फिर दोनों। तो आप उसको हाईलाइट करने के लिए आप किस किस चीजों को हाईलाइट कर सकते हो? प्री कैम्ब्रियन एरा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेंटर ऑफ अर्थ कॉन्टिनेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वर कॉल्ड शील्ड्स, ठीक है। रॉक्स फाउंड आर एटलीस्ट 3 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है, फॉर्म ड्यू टू सेवरल टर्बुलेंट इवेंट्स। इसको भी अंडरलाइन करो, ठीक है, सो दैट अगर एग्जामिनर आपके कथा कहानी में इंटरेस्टेड नहीं होगा तो कोर आइडियाज उसको मिल जाएंगे। सो दे आर फ्लैट एंड दे आर लो लाइंग स्लैब्स ऑफ सॉलिडिफाइड मोल्टन रॉक्स, all together form the stable part of center of continents. लोकेशन आप देखिए, कोर ऑफ द कॉन्टिनेंट है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंटरी, ठीक है। फिर उसके बाद देख लो और क्या है भाई, और है आपके पास टेक्टोनिक, नो टेक्टोनिक एक्टिविटीज, रिच इन मिनरल्स, मोस्टली फ्लैट लैंड, समटाइम्स डोम शेप लैंड, ठीक है। बस दिस इज द इंटायर थिंग। ये यहां तक जो है आपका कॉन्टिनेंटल शील्ड हुआ, राइट। अब देखो, यही इसी रन में, इसी चेन में मैं आपको बताऊं, इंडियन शील्ड ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द प्रायर एग्जाम्पल्स, ठीक है, इंडियन शील्ड, ठीक है। तो हमारे ये जो एग्जिस्टेंस है हमारे कॉन्टिनेंट का, उसका एक कोर, उसका एक सेंट्रल पोर्शन आपको इंडियन शील्ड के रूप में भी नजर आता है। जनरली आप इसको धरवाड़ क्रेटन कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज इट्स नेम? इट इज जनरली इन इंडिया इट इज कॉल्ड धरवाड़ क्रेटर, ठीक है, जनरली कॉल्ड धारवाड़ क्रेटन इन इंडिया, ठीक है। ये आपका इंडियन शील्ड है। और एट द सेम टाइम आप देखेंगे ये जो इंडियन शील्ड है, इट इज लोकेटेड इन पेनिनसुलर इंडिया, लोकेटेड इन peninsular India. So when you have to tell what exactly is its location, this is how you may be able to, mark it. ठीक है, ये इतना मार्क करो और इसको then you may say, ये entire जो आपको प्लेट दिख रही है, this is what? Indian शील्ड, ठीक है। आपको पेनिनसुलर इंडिया में, पेनिनसुलर रीजन ये है आपका, आपके सामने मैंने बना रखा है, यहां आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे धरवाड़ शील्ड या फिर धरवाड़ क्रेटन, जो भी आप इसको कह रहे हैं, जनरली कवर करता है 4 स्टेट्स को, ठीक है। जनरली किसको किसको कवर करता है? कवर्स कर्नाटका, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, ओके फाइन, महाराष्ट्र, एंड देन वन मोर कर्नाटका। अच्छा, कर्नाटका लिख दिया है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड मे बी तमिलनाडु और तेलंगाना, सम सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो ये जो है इंडियन शील्ड्स इस इन बेसिकली राज्यों को कवर करते हैं। मोस्टली यू कैन मेंशन तेलंगाना,
ठीक है, एक बार जरा चेक, वैसे तो चेक भी मत करना, ठीक है, आई एम क्वाइट श्योर, थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन होता है, सबका एक इंडिविजुअल कंफ्यूजन होता है, राइट, आई गेट कंफ्यूज बिटवीन तेलंगाना एंड तमिलनाडु, ठीक है। खैर, इंडियन शील्ड, so it covers Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra and Telangana, and the kind of crust that they have, the kind of surface that they have is what called Indian Shield. Indian context में ये है, आप देखोगे कि ये जो धारवाड़ क्रेटन आपको दिखाई दे रहा है ना इंडिया में, इट इज वेरी मच रिच इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। आपने KGF सुना है ना, कोलार गोल्ड फील्ड्स, ठीक है, इसका आपको क्वालिटी दिखेगा रिच इन मिनरल्स, और मिनरल्स भी एग्जैक्टली क्या क्या है, गोल्ड, ठीक है, आप कोलार यहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा, देन आयरन है, देन मैंगनीज इज ऑल्सो देयर, मैंगनीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया इनका नेचर होता है, दैट दे आर रिच इन मिनरल्स। For example, Indian Shield, when it is talked about, they are very much rich in terms of gold, in terms of iron, in terms of manganese. यहाँ आपको oldest rock formations देखने के लिए मिलेंगे, मतलब पूरे के पूरे भारत में you will find the oldest rock formations, ये भी mention कर लीजिए, oldest rock formations in इंडिया, ये आपको इंडियन शील्ड पे ही देखने के लिए मिलेगा। नोट करके जरा 2 पॉइंट लिखेंगे एट द सेम प्लेस, यहीं पे, ठीक है, नोट करके 2 पॉइंट लिखिए, जो जो मैं नोट में लिखाती हूँ आपको पता है ऑलरेडी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वी विल इनसर्कल दिस विद द हेल्प ऑफ दिस रेड, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। नोट करके जरा 2 पॉइंट्स लिखिए, एक तो ये कि कॉन्टिनेंटल शील्ड जो होते हैं वो मिनरल रिच होते हैं, और दूसरा कैनेडियन शील्ड जो है वो लार्जेस्ट है। तो दे आर कॉन्टिनेंटल शील्ड्स आर मिनरल रिच जोन्स, पहली चीज। और दूसरी चीज हमारी क्या है, कॉन्टिनेंटल शील्ड्स आर मिनरल रिच जोन्स, और दूसरी कैनेडियन की बात कर रहे थे, कैनेडियन शील्ड इज द लार्जेस्ट, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, इसको आप लिख लेंगे, लार्जेस्ट शील्ड इन द वर्ल्ड, राइट। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन ऑफ कॉन्टिनेंटल शील्ड। आई होप आपको ये कॉन्टिनेंटल शील्ड के बारे में चीजें समझ में आई होंगी। लेट अस लुक एट अ क्वेश्चन नाउ, ठीक है। Which of the following statements, I think this was asked in 2019 or 2018. Now you may please have a look on this question. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कॉन्टिनेंटल शील्ड्स के बारे में? आपने पूरा कॉन्टिनेंटल शील्ड पढ़ा है, आप खुद ही आंसर कर पाओगे, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। दे आर कंपोज्ड मेनली ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स, पहला, क्या ये सिर्फ केवल सेडिमेंटरी रॉक्स से कंपोज करके बने होते हैं? दे रिप्रेजेंट द मोस्ट जियोलॉजिकली स्टेबल पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मतलब पृथ्वी के सतह की, पृथ्वी के क्रस्ट की स्टेबल पार्ट की तरफ इशारा करते हैं, मोस्ट जियोलॉजिकली स्टेबल पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है। दे आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज लाइक गोल्ड एंड आयरन, गोल्ड एंड आयरन आपने देख लिया तुरंत, यहाँ पे इंडियन शील्ड का एक एग्जाम्पल भी आप याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू लर्न, जब आप एक दूसरी चीजों को कनेक्ट करने लगते हो। क्या लगता है इसमें सही आंसर क्या होगा? तो मैम रॉक्स के बारे में हमने ये पढ़ाया है, आपने ये पढ़ाया है कि ये सेडिमेंटरी रॉक्स तक तो ठीक था, लेकिन नॉट मेनली ड्यू टू सेडिमेंटरी रॉक्स, ये बन रहा है इग्नियस और मेटामॉर्फिक से, बस सराउंडेड है सेडिमेंटरी रॉक्स से। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द कंक्लूजन कि ये तो गलत है। दे रिप्रेजेंट द मोस्ट जियोलॉजिकली स्टेबल पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, तो देख लो भाई, they all together form the stable part of center of continents। तो continents एक पार्ट है ना, अर्थ के क्रस्ट का एक पार्ट है, उसका स्टेबल पार्ट, कोरल पार्ट जो है इसका ना, ये स्टेबल पार्ट फॉर्म कर रहा है कॉन्टिनेंटल शील्ड। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द कंक्लूजन कि सही है। दे आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज लाइक गोल्ड एंड आयरन। यूपीएससी मंत्रा में चलो, आपने मिनरल में लिखा भी है, और भाई नोट में चलो, आपने ये भी लिखा है कॉन्टिनेंटल शील्ड्स आर मिनरल रिच जोन्स, ठीक है। तो ये जो है दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट।
So what is the correct answer then? 2 and 3, यानी B is the correct answer. ये कॉन्टिनेंटल शील्ड्स के बारे में ये है. अब आप देखिए, ये स्टेट पीसीएस का बीपीएससी में पूछा गया और यूपी पीसीएस में भी पूछा गया एक सवाल है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट शील्ड इन द वर्ल्ड? पूरे विश्व में सबसे बड़ा शील्ड. ब्राजीलियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड, अफ्रीकन शील्ड, ऑस्ट्रेलियन शील्ड. योर आंसर मस्ट बी कैनेडियन शील्ड. कैसे पता मैम आपको? तो मैम ने पढ़ाया है, आपको नोट्स में लिखवाया है कैनेडियन शील्ड इज द लार्जेस्ट शील्ड. तो क्योंकि आप देखते हैं पीसीएस का पैटर्न काफी ज्यादा सा ना डायरेक्ट सा होता है, तो इसीलिए आप इस चीज को भी याद रखेंगे कि आपको ऐसी सब चीजें याद रखनी है, राइट. द धारवाड़ रीजन ऑफ इंडिया. भारत में धारवाड़ रीजन जो है, जिसका नाम धारवाड़ है, वो किस चीज के लिए जाना जाता है? वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए, यंग फोल माउंटेन्स है यहाँ पे इसलिए, या फिर प्री कैम्ब्रियन यानी कि 570 मिलियन साल पुराना रॉक और मिनरल के रिच होने की वजह से, या फिर कोरल रीफ के फॉर्मेशन की वजह से. तो हम लोगों ने पढ़ा है, किसके बारे में पढ़ा है अभी रिसेंटली? प्री कैम्ब्रियन रॉक्स के बारे में पढ़ा है ना. और धारवाड़ रीजन इज नथिंग बट इट इज just a nickname, just a name which is being given to Indian shield. An Indian shield, being a continental shield, will be rich in minerals, will be rich in rocks, the pre-Cambrian rocks, right? So this will be the correct answer. आइए चलते हैं और देखते हैं, एक मेंस का क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है. जीएस पेपर 1 का एक क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है. डिस्कस द स्ट्रक्चर. पहली चीज, क्वेश्चन को बांटना सीखो. डिस्कस द स्ट्रक्चर, द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एंड द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल शील्ड्स विद एग्जांपल्स. वाओ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड. ये आपने सुना था, ये आप देख भी रहे हैं. ज्योग्राफी में इकोनॉमी घुसाने की कोशिश. आपको स्ट्रक्चर जब तक नहीं मालूम होगा कॉन्टिनेंटल शील्ड का कि ये सबसे सिक्योर जोन में से एक होते हैं, ये कॉन्टिनेंट्स का कोर होते हैं, ये कॉन्टिनेंट्स का सेंटर होते हैं, ये खुद इतने टर्बुलेंट इवेंट्स के बाद बने हैं प्री कैम्ब्रियन एज में कि आज के डेट में कोई भी टेक्टोनिक एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होती है. तो किसी भी टर्म्स में, इकोनॉमिक टर्म्स में, चाहे आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना हो, टूरिज्म बढ़ाना हो, सो ऑन सो फार, आपके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस कैसे हैं आपके कंट्री के, आप ऐसे स्टेबल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं कमर्शियली, राइट. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्पीक आउट हियर. ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और देखिए आपने कॉन्टिनेंटल शील्ड्स को इतने अच्छी तरीके से पढ़ा है कि आई एम वेरी श्योर दैट नाउ यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है. जितने भी मैं आपको बता रही हूँ, ये जितने भी मेंस के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, समझा रही हूँ कैसे लिखना है, प्लीज उसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा. इसका इंट्रोडक्शन होगा, आप शील्ड्स को डिफाइन करो, प्री कैम्ब्रियम रॉक्स हो गए, टेक्टोनिकली स्टेबल हैं ये बताओ, बॉडी में इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक से बनते हैं, पूरे वर्ल्ड के एग्जांपल दो, कैनेडियन, ब्राजीलियन, अफ्रीकन, इंडियन शील्ड का एग्जांपल दे दो, इंडियन एग्जांपल, इंडियन कॉन्टेक्स्ट की भी बात करो, यानी अपने आंसर में ग्लोबल स्टेटस भी लिखो और इंडियन स्टेटस इन इंडिया भी लिखो, धारवाड़ क्रेटॉन जिसको आप इंडियन शील्ड भी कहते हो. इकोनॉमिक रोल क्या है, माइनिंग जोन बना सकते हो ना यहाँ पे, दे आर रिच इन मिनरल्स, कोलार, गोल्ड, द वेरी ग्रेट एग्जाम्पल. स्टेबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है. सो यू कैन ऑल्सो पुट इन एफर्ट्स टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफर जोन्स, राइट. और कंक्लूजन में रिसोर्स बेस्ड डेवलपमेंट को एक मैक्रो थीम बना करके कनेक्ट कर दो. As simple as this is a main question being asked about continental shields. आप इसको बहुत ही भली बाती, बहुत बखूबी इसको लिख सकते हो, राइट. तो आई मीन टू से कि जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं और जो क्लास में आप नोट्स लिख रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे दीज नोट्स आर ओनली द आंसर्स. ये जो आपके आंसर्स होते हैं ना, जो ये आप बेस बना रहे हो, ये जो बेसिक आंसर्स लिख रहे हो, ये बेसिक आंसर्स आपके इसी में से आप लिखोगे, अपने नोट्स में से ही आप लिख सकते हो. देन यू हैव वन मोर क्वेश्चन, आप ये देख रहे हैं बीपीएससी में, एमपीपीएससी में पूछा गया एक, मतलब पीसीएस स्टाइल्ड का है, यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है. क्या क्या क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्री कैम्ब्रियन शील्ड्स. अब देखो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शील्ड नहीं लिखा है, प्री कैम्ब्रियन शील्ड लिखा है, ताकि आपको जो है थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़े, राइट.
in the economic development of the country and give examples from India and the world. The same time you see ये जितने भी hints मैंने आपको यहाँ पे ये आंसर लिखने के लिए दिया है, this is what you will write again into this factor. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे ये पहले तो बताओ कि क्या होते हैं, फिर कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे, एग्जाम्पल दे दो, इंडिया का धारवाड़ वाला दे दो और वर्ल्ड का कैनेडियन दे दो, ठीक है. सो दीज आर सम और दी अदर थिंग्स, राइट. अब चलते हैं भाई अगले टॉपिक पे. कॉन्टिनेंट्स शील्ड के रूप में एग्जिस्ट कर सकता है. नेक्स्ट मोस्ट आपने सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंट्स को एग्जिस्ट करते हुए देखा होगा माउंटेन्स के फॉर्म में. तो नेक्स्ट टॉपिक अपना बनाएंगे माउंटेन्स. फटाफट से इसको जो है इसके फीचर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है. माउंटेन्स, ओके फाइन. अब माउंटेन्स के बारे में जरा बात कर ली जाए. सी सबसे पहला तो आप माउंटेन्स के बारे में जब भी बात करते हो आपको पता होना चाहिए कि ये जो माउंटेन्स होते हैं ये एक सिंगल चोटी भी हो सकती है और ये काफी लंबे रेंजेस, कंटिन्यूअस रेंजेस भी हो सकते हैं. तो माउंटेन्स, व्हेनेवर वी स्पीक ऑफ माउंटेन्स, दे कैन बी अ सिंगल पीक, एक सिंगल पीक भी हो सकते हैं और a continuous mountain range. पर्वतमालाएं भी हो सकती हैं और पर्वत चोटी भी, दोनों ही माउंटेन का ही स्ट्रक्चर होता है, माना जाता है, देखा जाता है, ठीक है. अब माउंटेन्स में देखो ये इतने बड़े लैंडफॉर्म्स होते हैं जो अपने सराउंडिंग से काफी प्रोमिनेंटली ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है. large landforms that are uplifted prominently above the ground, above the surrounding area, ठीक है. सराउंडिंग एरिया के अपने इर्द गिर्द जो भी इसके एरियाज हैं उनसे काफी ज्यादा राइज कर जाता है, ठीक है. आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्लोप्स, ठीक है. इसके अंत में आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे इसके एजेस पे आपको स्टीप स्लोप्स देखने के लिए मिलेंगे और इसका हाइट डिफरेंस, ये स्टीप का, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्लोप्स एंड ग्रेट हाइट डिफरेंस, ठीक है. ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स माउंटेन्स की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट. अब आप सोचो ये जो माउंटेन्स है इनका ओरिजिन कैसे हो रहा है, प्लेट मूवमेंट्स हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, तो इनके ओरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पे, बेस्ड ऑन द ओरिजिन. वैसे तो मैंने आपको उसमें क्या कहते हैं लिथोस्फेयर में इस बारे में बताया भी है, लेकिन इसको फिर से देख लेते हैं. ओरिजिन के आधार पे यानी उत्पत्ति के आधार पे, बेस्ड ऑन द ओरिजिन, ये आपके थ्री नहीं सेवरल टाइप्स लिखो, ठीक है. थ्री नहीं सेवरल टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के सेवरल टाइप्स ऑफ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है. सिंपल. अब एक एक करके जरा इसके सेवरल टाइप्स ऑफ माउंटेन्स को देख लेते हैं, राइट. ओके, सो बेस्ड ऑन द ओरिजिन सेवरल टाइप्स ऑफ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड. और ये जो सेवरल टाइप्स हैं यही आप पढ़ते हैं डिटेल में पढ़ते हैं आगे चल करके, व्हेन जियोमॉर्फोलॉजी इज ऑलरेडी ब्रिंगिंग देम इन फ्रंट ऑफ यू. तो सबसे पहले जो इनका आता है वो होता है फोल्ड माउंटेन्स. क्या दे आर फोल्ड माउंटेन. देखते हैं जरा क्या है फोल्ड माउंटेन में. ओके फाइन, फोल्ड माउंटेन्स देखते हैं. तो आप देखो प्लेट मूवमेंट्स लगातार अपना हो रहा है, प्लेट मूवमेंट्स आर टेकिंग प्लेस. जब जब अर्थ का क्रस्ट जो है टेक्टोनिक प्रेशर के कारण, मतलब आप सोचो अर्थ का क्रस्ट है, it is folding due to the tectonic pressure, it will always form mountains and उनका नेचर क्या होगा, फोल्ड माउंटेन्स. तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि इट इज फॉर्म्ड. ये हम माउंटेन्स काफी डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ेंगे, ठीक है. अभी इट्स जस्ट दैट वी आर हैविंग अ क्विक रिकैप.
जो भी चीजें पढ़ी हैं और जो नई चीजें इनके बारे में आपका अभी जियोमॉर्फोलॉजी में जानना इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज विल स्टडी अबाउट इट। तो आप फोल्ड माउंटेन्स को देख रहे हो। फोल्ड माउंटेन्स आर द माउंटेन्स दैट आर फॉर्म्ड ड्यू टू फोल्डिंग्स, ठीक है, ड्यू टू फोल्डिंग्स in Earth's crust, mainly after tectonic pressure, ठीक है। टेक्टोनिक प्रेशर की वजह से यहाँ ये जो फोल्ड माउंटेन्स हैं ये आपके बनते हैं। आपके पास क्या फोल्ड, अच्छा फोल्ड माउंटेन्स में भी टाइप्स होते हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स और यंग फोल्ड माउंटेन्स। नेवरदलेस वो तो हम देखेंगे, दैट इज नॉट द स्टोरी दैट वी हैव टू कवर राइट हियर। आप फोल्ड माउंटेन्स में एग्जाम्पल देख लो। आप हिमालयाज जानते हैं, भारत के हिमालयाज हैं, ठीक है, हिमालयाज, ठीक है। आप एप्स जानते हैं, आल्प्स, द हिमालयाज, द आल्प्स माउंटेन्स, द एंडस पर्वत, ठीक है, ये सब क्या है, ये आपके फोल्ड माउंटेन्स है। इवन आपके कंट्री में अरावली रेंजेस हैं, दोज द अरावली रेंजेस आल्सो फॉर्म ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स सॉर्ट ऑफ, ठीक है, स्ट्रक्चर। तो फोल्ड माउंटेन्स ये हो गए। अब जरा दूसरा टाइप देखते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स क्या होता है, ठीक है। माउंटेन्स के भी अलग अलग फॉर्म कॉन्टिनेंट्स पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। वन ऑफ दोज इज ब्लॉक माउंटेन्स एज वेल, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं ये देखते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, ब्लॉक माउंटेन्स की जब बात करेंगे तब आप देखो ब्लॉक कह रहा है ना, यानी कि फॉल्टिंग के कारण कुछ ब्लॉक्स जो होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, और जो कुछ, जैसे मान लो ये देखो, ये एक पूरा का पूरा प्लेट है, इसमें फॉल्टिंग हो गई, क्रैक हो गया। नाउ ये बहुत ज्यादा पुश यहाँ पे कर रहे हैं, तो होता क्या है, ये दोनों यहीं छूट गए और ये वाला ऊपर चला गया, या फिर ये दोनों यहीं छूट गए, ये वाला नीचे चला गया। तो ये एलिवेटेड, ये तो उठ गया ना, और या फिर ये तो जो है ये उठ गया। तो ब्लॉक माउंटेन्स ऐसे ही फॉर्म होते हैं। जब आप देखोगे इजीली इसको बोलने के लिए कि दे आर फॉर्म्ड बाय फॉल्टिंग when some blocks are uplifted and some are down thrown। तो इसको भी लिख ले, they are formed by faulting, okay? Some blocks, ठीक है, some blocks are uplifted, ऊपर उठ जाते हैं, while others are down thrown, ठीक है। ऐसे होने से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं आप उसको ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस का वोस्जेस है, यूएसए का सियरा नेवाडा है, ठीक है, इसको एग्जाम्पल में लिख लो। खैर, तो सियरा नेवाडा ऑफ यूएसए, you have Vosges of France, and you have what else? Satpura Ranges of India, of course, how can I forget this? Satpura Ranges of India। समझ गए? हम लिख रहे हैं, साथ साथ समझ भी रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रही हैं चीजें कि यही है जो है ले देकर, कोई एल्जेब्रा इसमें है ही नहीं, ठीक है ही नहीं, इसको बस ट्विस्ट किया गया है। आपके किताब में ट्विस्ट करके लिखा गया है, सिंपल लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड बुक कैसे बनेगी, ठीक है। बट आपको एग्जाम के लिए क्या लेना है, इट इज दिस, ठीक है। तो मैम कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। हमने देखा कि कॉन्टिनेंटल शील्ड के भी रूप में एग्जिस्ट करते हैं, ये माउंटेन्स के भी रूप में एग्जिस्ट करते हैं, और माउंटेन्स भी आप देखोगे फोल्ड माउंटेन्स अलग हो गए, ब्लॉक माउंटेन्स अलग हो गए, ऐसे ऐसे फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते रहते हैं। नाउ थर्ड, ठीक है, थर्ड है ना, थर्ड करते हैं जरा। तो थर्ड टाइप है आपका वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। वोल्केनिक माउंटेन्स आ जाओ, क्या है भाई वोल्केनिक माउंटेन्स? ज्वालामुखीय पर्वत, और ज्वालामुखीय पर्वत के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी विल बी स्पीकिंग अबाउट इरप्शंस एंड थिंग्स। आप देखेंगे कि वोल्केनिक इरप्शंस, जैसे जब वोल्केनो में से चीजें निकल कर,
सोचो वोल्केनो क्या होता है, आपकी जिंदगी बहुत बड़े डायलेमा में है जब अगर आप ये सोचते हैं ये वोल्केनो, यहाँ से चीजें ऐसे ऐसे, नो, इट्स नॉट अ वोल्केनो। वोल्केनो हर एक वो वेंट है जो ऐसे ग्राउंड में है, यहाँ से भी ऐसे ऐसे एक्सप्लोड कर गया, या फिर ग्राउंड में ऐसे एक वेंट हुआ, वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बह गया, ठीक है। इट्स जस्ट दैट यू डू नॉट कॉल इट अ मैसिव इरप्शन, बट वोल्केनिक एक्टिविटीज मतलब कि थोड़ा सा मोल्टन मैग्मा का अर्थ के ऊपर आना, जब वो अर्थ पे आती है तो वो लावा बन जाती है। मेनली वोल्केनिक माउंटेन्स क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जिन स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं दैट आर फॉर्म्ड, जो कि पाए जाते हैं या फिर बनते हैं ड्यू टू वोल्केनिक एरप्शन। लास्ट क्लास में आपको बताया था वोल्केनोस के बारे में, कुछ मेजर वोल्केनोस, व्हाट एम आई राइटिंग, वोल्केनिक एरप्शन, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जो उसको एग्जाम्पल के रूप में उसको कोट करेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एग्जाम्पल में आप इसमें बोल सकते हैं कि माउंट फूजी है, जापान का माउंट फूजी, वही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता भी है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था इसके बारे में। माउंट फूजी हो गया जापान में, किलिमंजारो हो गया तंजानिया में, ठीक है, माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया, बैरन आइलैंड हो गया इंडिया में, तंजानिया, ठीक है, बैरन आइलैंड्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये सब क्या है, दीज आर सम फॉर्म ऑफ वोल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। आप देखेंगे गुजरात वाले एरिया में, भारत के पास भी एक टाइम पे काफी ज्यादा वोल्केनिक माउंटेन्स देखने के लिए मिलते थे। हालांकि ऑल ऑफ देम हैव बीन डेड नाउ फॉर अ गुड नंबर ऑफ इयर्स, फॉर डिकेड्स, फॉर लाइक years they have been dead, ठीक है। but there are many volcanic mountains that are surviving till date, and some of them are written here, ठीक है। माउंटेन्स में ही आप देखेंगे, देन यू हैव वन मोर टर्म, रेसिडुअल माउंटेन्स, ठीक है। आपकी किताब में माजिद हुसैन सर बताते हैं रेसिडुअल माउंटेन्स के बारे में, और आप एक बार जरा ये क्लास करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, माजिद हुसैन की बुक उठाना जरूर, आपको एक एक चीज वहां पे समझ में आने लग जाएगी। इट इज जस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज की आपको चीजें नहीं समझ में आती है, बल्कि उन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। रेसिडुअल माउंटेन्स के बारे में बताते हैं कि जो पुराने माउंटेन्स होते हैं ना, उनके जो रिमेन्स, जो जिनकी विदरिंग, जिनका कटाव हो रहा है धीरे धीरे, वो जो बच्चे कुचे रह गए हैं आज के डेट में, उनको कहते हैं रेसिडुअल माउंटेन्स। यानी कि द कंटिन्यूअस withering of layers of old mountains, ठीक है। कंटिन्यूअसली कटाव हो रहा है उनका, पुराने माउंटेन्स का, लेयर बाय लेयर कटते जा रहे हैं, और इसी कंटिन्यूअस वीदरिंग ऑफ लेयर्स ऑफ ओल्ड माउंटेन को जो जो बच जाता है लास्ट में, उसको रेसिडुअल माउंटेन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ग्रेट एग्जाम्पल तो आपके पास अरावली ही है, ठीक है। अरावली रेंजेस इन राजस्थान, ठीक है, इन राजस्थान यू सी अरावली रेंजेस इज अ वेरी बिग एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स। ये धीरे धीरे क्या हो रही हैं, ये धीरे धीरे वीदर्ड अवे हो रही हैं, इनका कटाव हो रहा है, ठीक है। नीलगिरीज हो गए, यूराल के माउंटेन्स हो गए, यूराल की पहाड़ियां हो गई, ठीक है, यूराल माउंटेन्स हो गए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके हैं। नीलगिरीज हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। एटसेट्रा, ठीक है। ये आपके ये जो भी है, ये रेसिडुअल माउंटेन्स के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल्स हैं। दीज आर द रिमेन्स ऑफ ओल्ड माउंटेन्स, द कंटिन्यूअस वीदरिंग ऑफ लेयर्स ऑफ ओल्ड माउंटेन्स, एंड द remains are called, and the remains are called, RM लिख रही हूँ, रेसिडुअल माउंटेन समझ लेना, ठीक है। ये आपका रेसिडुअल माउंटेन्स भी हो गया, ठीक है। तो आपने देखा अभी तक कितने सारे माउंटेन्स हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू मे राइट अबाउट, कितने हो गए थे भाई, 4 हो गए थे क्या, हाँ, 5वां आप लिख सकते हैं डोम माउंटेन्स। मोर लाइक शेप की ही बात हो रही है, लेकिन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है डोम माउंटेन्स के बारे में।
हम कॉन्टिनेंट पे कैसा कैसा लाइव स्ट्रक्चर चल रहा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। डोम माउंटेन्स, ओके। तो नाउ डोम माउंटेन्स के बारे में भी, आप डोम शेप्ड यहाँ पे नजर आएगा आपको इनके नाम में ही, कि मैग्मा जो है ना, इट इज अपलिफ्टेड बाय मैग्मा फ्रॉम बिलो बट विदाउट एनी इरप्शन। मैग्मा कम्स आउट बट इरप्शन डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है। सो फॉर्मेशन ठीक है, हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, वी आर स्पीकिंग ऑफ द फॉर्मेशन एंड दैट टू स्पेसिफिकली फॉर्मेशन ऑफ ऐसे स्ट्रक्चर्स दैट आर अपलिफ्टेड, जो ऊपर उठ जाते हैं, अपलिफ्टेड बाय मैग्मा, ठीक है, मैग्मा से अपलिफ्ट हो जाते हैं। दोज हु आर ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि दे आर अपलिफ्टेड बाय द एक्टिविटीज ऑफ मैग्मा बट नो सच साइंस ऑफ volcanic eruption takes. The weather is very good today. The weather is actually very good today. We do not, मतलब ऐसे तो हमें we should stop, we should avoid using air condition at times, but आज अभी तो खैर नॉर्थ में the मौसम, the weather has been very good. तो आप भी इस चीज़ को अपनाइए, ठीक है। It's not healthy nevertheless, ठीक है। डोम माउंटेन्स ये हो गए। मतलब आपने देखा कि कॉन्टिनेंट्स अगर कॉन्टिनेंट शील्ड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं तो दूसरा फॉर्म इसका माउंटेन भी है। माउंटेन में ये सिंगल पीक के जैसे या फिर कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस, पर्वतमालाओं के रूप में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ आपको लार्ज लैंडफॉर्म्स देखने के लिए मिल सकते हैं जो कि अपने सराउंडिंग एरिया से काफी ऊपर उठे हुए होते हैं। यहाँ पे आपको स्टीप स्लोप्स देखने के लिए मिलेंगे, आपको ग्रेट हाइट डिफरेंस भी देखने के लिए मिलेगा इनके सराउंडिंग से। ओरिजिन के आधार पे, इसको तो अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, उत्पत्ति के आधार पे आपके जो माउंटेन्स होते हैं उनका सर्टेन टाइप होता है। फोल्ड माउंटेन्स होते हैं फॉर्म्ड ड्यू टू फोल्डिंग इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, टेक्टोनिक प्रेशर के बाद, जैसे हिमालयाज, आल्प्स, द एल्प्स, द एंडस, ठीक है। ये है ब्लॉक माउंटेन्स, फॉल्टिंग की वजह से क्रिएट होते हैं। ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है आप लोगों को कि कुछ ब्लॉक्स जो होते हैं अपलिफ्ट हो जाते हैं व्हाइल द अदर्स आर डाउन थ्रोन। ये अपलिफ्ट और डाउन थ्रोन की कहानी है सियरा नेवाडा, बोर्जेस, सतपुरा रेंजेस एटसेट्रा। वोल्केनिक माउंटेन्स जो है आपके ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन से फिगर आउट होते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस के कारण बनते हैं। माउंट फूजी, माउंट किलिमंजारो, बैरन आइलैंड्स। रेसिडुअल माउंटेन्स क्या हो गए आपके, कंटिन्यूअसली कटाव हो रहा है ओल्ड माउंटेन्स का, ठीक है, और रिमेन्स जो बच रहे हैं उनको आप RM यानी कि रेसिडुअल माउंटेन्स बोलते हो। जैसे अरावली की पहाड़ियां जो हमारे राजस्थान में है, यूराल माउंटेन्स, नीलगिरिस, ये दीज आर सम प्रोमिनेंट एग्जांपल्स ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स, ठीक है। अब आप देखो, एंड देन वी हैव आल्सो मेंशन्ड अबाउट डोम माउंटेन्स। ये आपका डोम माउंटेन है जिसका की फॉर्मेशन एक ऐसे स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन की बात बता रहा है दैट आर अपलिफ्टेड, दोज आर अपलिफ्टेड बाय मैग्मा, लेकिन कोई भी नो सच साइंस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन टेक्स प्लेस। दैट इज हाउ यू डिफाइन डोम माउंटेन्स, ठीक है। नाउ यू लुक एट दिस क्वेश्चन वंस विथ रेफरेंस, ठीक है। ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि इवन इफ आई डू नॉट टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन टुडे यू मस्ट बी एबल टू आंसर इट, क्योंकि n नंबर्स ऑफ टाइम्स हम लोगों ने जो है ये चीजें पढ़ रखी है, तो आपका तो ये तो आंसर करना आपका बनता ही है। हिमालयाज के बारे में पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल इज दे वर फॉर्म्ड ड्यू टू कोलिजन, मतलब टकराव हो रहा है इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स का। वेरी गुड। तो इसमें से कौन सा आपका जो स्टेटमेंट है वो सही है? क्या केवल एक सही है, या पहला वाला, या फिर दूसरा वाला, या फिर दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं? तो मैंने आपको बताया है, देखो फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं ना, फोल्ड में एक यंग होते हैं और एक ओल्ड होते हैं, ठीक है। अगर जो दिया हुआ पर्वत है वो 200 मिलियन ईयर्स की एज को क्रॉस कर चुका है तो वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है।
और 50 मिलियन ईयर्स की एज को अभी बेसिकली अगर क्रॉस कर रहा है तो वो, या फिर पहुंच रहा है, तो वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो हिमालयाज यंग फोल्ड हैं, ये भी फैक्ट है। और दूसरा फैक्ट ये भी है कि हिमालयाज 5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से एक्सपैंड भी करता है, ठीक है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि कोलिजन, अच्छा कोलिजन मैंने चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के आपको हमेशा बताया है। प्लेट्स के बारे में जब पढ़ रहे थे, मेजर प्लेट्स के बारे में याद करो, इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के टकराव के कारण जो आपके बने हैं ये, हम लोगों ने प्लेट के कन्वर्जेंट मूवमेंट में भी इसको पढ़ा था। व्हेन टू प्लेट्स दे कोलाइड, दे फॉर्म स्ट्रक्चर, ठीक है। सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स मस्ट बी करेक्ट? बोथ द स्टेटमेंट्स, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। विद रेफरेंस टू दिस बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। देखो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। वोस्जेस, सियारा नेवाडा, हिमालयाज एंड सतपुरास, कौन कौन से ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं? आ जाते हैं जरा नोट्स में, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, इसीलिए मैंने इसको फ्रेम करके लगाया है। ये देख लो, ब्लॉक माउंटेन्स में वोस्जेस, सतपुरा, सियारा नेवाडा की बात किया, हिमालयाज की फोल्ड माउंटेन्स में बात किया। तो चीजों को आपको याद रखनी है। तो इसको छोड़ करके बाकी सब, यानी 1, 2 and 4, do we have an option like that? Yes, we have an option for sure. A, option number A is the correct answer. 1, 2 and 4 like Vosges, Sierra Nevada and Satpuras are the examples of block mountains, ठीक है। ये आपका माउंटेन का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट होता है। कमिंग ऑन टू प्लेट्यूज गोइंग टिल प्लेन्स, जरा डिस्कस करते हैं प्लेट्यूज का क्या हिसाब किताब है भाई, ठीक है। थर्ड, राइट, थर्ड है, टॉपिक डालेंगे प्लेट्यूज। प्लेट्यूज वोल्केनिक माउंटेन जैसे बन रहे थे ना, वैसे ही फॉर्मेशन, वैसा ही कैटेगोराइजेशन आपको इसमें भी देखने के लिए मिलेगा। पठार का फॉर्मेशन कैसे होता है? इट इज सिंपल दैट द प्लेट्यूज आर फॉर्म्ड बाय द रोल विच इज बीइंग प्लेड बाय मैग्मा। मैग्मा जब वेंट्स के थ्रू बाहर आता है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एरप्शन दो, एक सिंपल सा इरप्शन हो रहा है फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैग्मा क्रस्ट से बाहर आ रहा है, सरफेस पे आ रहा है, और मैग्मा सरफेस पे आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाता है? वो लावा कहलाने लगता है। एंड द सॉलिडिफिकेशन ऑफ दिस लावा, द कूलिंग डाउन ऑफ दिस लावा इज व्हाट यू कॉल्ड प्लेट्यूज। ये जो प्लेट्यूज होते हैं वो माउंटेन्स की तरह एलिवेटेड स्ट्रक्चर, पल भर में बड़ा हो गया, अगले मोमेंट छोटा हो गया, डेडली स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। ये काफी फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस वॉज योर क्रस्ट, तो ऐसे इस पे ऐसे होंगे आपके माउंटेन्स, इस पे ऐसे होंगे आपके प्लेन्स, और इस पे ऐसे होंगे आपके प्लेट्यूज। तो ऐसा लग रहा है ना कि सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे एक टेबल रखा हुआ है। इसीलिए प्लेट्यूज को इनकी फॉर्मेशन, इनकी टाइप, ये सब देखते हुए टेबल लैंड भी कहा जाता है, टेबल टॉप या फिर टेबल लैंड्स भी कहे जाते हैं ये, राइट। एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे ये जो प्लेट्यूज हैं ये वास्ट एरियाज होते हैं। और देखो, जब भी आप प्लेट्यूज के बारे में बात करोगे, जब इनके बारे में, इनके फीचर्स को आप लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इनके इस फीचर को कि जो प्लेट्यूज होते हैं वो फ्लैट लैंड नहीं होते हैं, वो रिलेटिवली फ्लैट लैंड्स होते हैं। फ्लैट लैंड अगर ये प्लेट्यूज है तो फिर प्लेन्स क्या है? या फिर एलिवेटेड उठे हुए लैंड्स अगर प्लेट्यूज हैं तो माउंटेन क्या है? लेकिन रिलेटिवली वर्ड लगाना जरूरी है, मैंने हमेशा आपको बताया है। क्यों? क्योंकि when it's compared to the mountains they are flat, when it is compared to the plains they are elevated, है ना। as simple as this। ये मैंने पूरी चीजें प्लेट्यू के बारे में वन गो में समराइज कर दी है, राइट। अब आपको यहाँ से what you have to take from this regard plateau से, यहाँ से आपको क्या लेना है? The very first factor is कि इसका जो है एक बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं, and let us try to like look at the factors कि क्या क्या आ रहे हैं। So plateaus, ठीक है, प्लेट्यूज के एलिवेशन के बारे में भी लिखेंगे, इसके टेबल लैंड के बारे में भी लिखेंगे। खैर, लेट अस लाइक स्टार्ट राइटिंग अबाउट देम। तो यस, प्लेट्यूज, हाउ डू वी स्टार्ट राइटिंग अबाउट प्लेट्यूज? यही सबसे बड़ा सवाल होता है ना। मेंस में कोई भी क्वेश्चन आपको दिखता है मेंस का, तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि शुरुआत कहाँ से करें, स्टार्ट कहाँ से करें। इसीलिए मैं रनिंग नोट्स बनवा भी रही हूँ। सी, वी डू नॉट हैव एज सच नोट्स, आई जस्ट हैव योर बुक। माजिद हुसैन की बुक यहाँ पे है सामने, मेरे सामने है,
और इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं सो दैट कोई टॉपिक आपका छूट ना जाए। आई कीप ऑन लुकिंग एट द टॉपिक्स कि क्या क्या हो चुका है, ठीक है। माउंटेन्स हमारे हो चुके हैं, अभी आपका जो है प्लेट्यूज चल रहा है, बट नोट्स नहीं है हमारे पास। नोट्स ये सारे आपके क्लास में लाइव बन रहे हैं। तो जिस तरीके से हम लोग समझते हैं चीज़ों को, समझने के बाद कहाँ से शुरुआत की जाती है, लैंग्वेज क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताना चाहिए, फिर टाइप्स बताना चाहिए, ये सब आपको सीखना है इसी क्लास। इसीलिए वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सॉर्ट ऑफ पीपीटीज फॉर द एक्सटर्नल नोट्स। केवल ये रनिंग नोट्स पढ़ो और फिर माजिद हुसैन की किताब खुद से पढ़ो। आई एम ऑल्सो नॉट सेइंग कि ये पूरा का पूरा सीरीज आप फॉलो कर लोगे तो महारथी बन जाओगे और ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी यू विल रॉक, नो। एंड एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टडी, ये सेल्फ स्टडी आपको करने के लिए है, एज लॉन्ग एज यू डू नॉट सेल्फ स्टडी द इंटायर बुक माजिद हुसैन, यू विल नॉट बी एबल टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस कंटेंट, ठीक है। चलो प्लेट्यूज का जरा स्टार्ट करते हैं। प्लेट्यूज के बारे में विल स्टार्ट राइटिंग एज दीज आर द वास्ट एरियाज। प्लेट्यूज आर द वास्ट एरियाज, बहुत बड़े एरिया, बहुत फैले हुए एक्सटेंडेड एरियाज होते हैं, वास्ट एरियाज या एक्सटेंडेड एरियाज। प्लेट्यूज आर द वास्ट एरियाज दैट आर रिलेटिवली यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट आर रिलेटिवली फ्लैट एंड हाईली एलिवेटेड एंड हाई एलिवेशन, नहीं, रिलेटिवली फ्लैट विथ हायर एलिवेशन। अब सोचो एलिवेशन को भी तो हाईली नहीं लिख सकते ना, क्योंकि माउंटेन से कंपेयर हो जाएगा, तो हायर एलिवेशन भी है और फ्लैट भी है। फ्लैट को ऐसे नहीं लिखना है कि जैसे प्लेन का मुकाबला कर ले, और एलिवेशन को ऐसे नहीं लिखना है जैसे माउंटेन का मुकाबला कर ले। तो रिलेटिवली फ्लैट एंड एलिवेटेड लैंड आप इसको कह सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड। क्यों कहते हैं इसको टेबल लैंड, मैंने आपको ये बताया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड, ठीक है। ये टेबल लैंड स्ट्रक्चर आपको, आप इसको कहते हो। क्यों कहते हो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। ये देखो क्लास की स्पीड बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत बढ़ी हुई नहीं है, इनफैक्ट थोड़ी सी इवन धीरे धीरे स्लो पेस पे ही चल रहे हैं, लेकिन व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कि आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये आपके प्लेट्यूज हो गए, राइट। प्लेट्यूज में आप जब फीचर्स लिखेंगे, अगेन आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट कि यूपीएससी मंत्रा लिखना ना भूलें, और ये मंत्रा अपने मेंस के आंसर में मत लिख के आ जाना, ठीक है, वरना यूपीएससी के जो एग्जामिनर्स है ना, वो फिर आपका अच्छे से मंत्रा निकालेंगे नंबर देने में, है ना। वो भी ऐसे ही क्लाउड बना बना करके छोड़ देंगे। मंत्रा नहीं लिखना, ये मैं आपके इंटरेस्ट के लिए लिख रही हूँ, लेकिन हाँ, क्योंकि ये मूल मंत्र की तरह आपके लिए काम इसलिए करेगा क्योंकि ये जो फीचर्स लिखूंगी मैं अबाउट द प्लेट्यूज, यही आपके स्टेटमेंट्स में करके आपको दे दिया जाता है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट राइटिंग द वेरी फर्स्ट फीचर। इसका पहला फीचर लोकेशन। खैर देखो, लोकेशन के बारे में भी स्पेसिफिकली आप क्या बात करोगे, आप इंडिया में देख लोगे तो इसके लोकेशंस, वैसे तो लोकेशंस वैरी करते हैं, लोकेशंस के बारे में स्पेसिफिकली बात मत करो। इंडिया में देख लो भाई, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, हमारे साउथ में डेक्कन प्लेट्यू हो गया, वहाँ नॉर्थ ईस्ट में मेघालय प्लेट्यू हो गया। सो प्लेट्यू का लोकेशन तो डिफरेंट होता ही है। नेवर माइंडिंग अबाउट द फैक्ट, एंड वी विल स्पीक अबाउट एलिवेशन if we may speak about the elevation of plateaus। elevation मतलब इनका हाइट कितने उठे हुए हैं, ठीक है। तो जनरली सी लेवल के ऊपर, सी लेवल तो जानते हो ना, जहां से, जो कि हमारी बेसिक यूनिट है हाइट नापने के लिए किसी भी स्ट्रक्चर की। सो जनरली स्पीकिंग सी लेवल के ऊपर लगभग ऑन एन एवरेज 300 मीटर की हाइट, ठीक है। हाँ, एवरेज 300 मीटर एलिवेशन above सी, ठीक है, अबव सी लेवल आपका ये है पूरा हिसाब किताब एलिवेशन, ठीक है। अब भाई देख लो, एलिवेशन के मामले में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लेट्यूज ज्यादा बड़े होते हैं या प्लेन्स होते हैं या फिर आपके माउंटेन्स होते हैं, उसमें अब आप कंफ्यूज नहीं हो गए। टॉप की बात कर लें,
किस तरीके का इसका सतह, क्योंकि टेबल लैंड कह रहे हैं ना, तो टेबल टॉप कैसा दिखता है, हाउ डज इट लुक लाइक, इट इज वेरी ब्रॉड एंड इट इज वेरी फ्लैट, इट इज व्हाट, इट इज ब्रॉड, इट इज ब्रॉड एंड इट इज फ्लैट, एज इजी एज, ठीक है। ये कुछ कुछ फीचर्स हैं जहां से आपके लिए क्वेश्चन में स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। सराउंडिंग के बारे में अगर बात करें तो इट इज बाउंडेड बाय स्टीप स्लोप्स, ठीक है, स्टीप स्लोप्स होते हैं। अभी मैं आपको बना करके इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, आपको समझ में आ जाता है, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। सराउंडिंग लिखना जरा, सराउंडिंग कैसी है, अच्छी है मैम, सराउंडिंग है आपकी अच्छी बहुत ज्यादा, और क्या है, इट इज बाउंडेड बाय स्टीप स्लोप्स, ठीक है, स्टीप स्लोप्स। अब है क्या स्टीप स्लोप्स, देखो, क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट के ऊपर एक टेबल लैंड, ठीक है। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये गलत बना दिया, ये ऐसे है, आप खुद सोचो कि कहीं से मैग्मा निकल करके लावा बना, इकट्ठा होने लग गया, तो ऐसे एकदम, ऐसे थोड़े एकदम शेप में जो है बन जाएगा, ऐसे तो बनेगा नहीं, एग्जैक्ट शेप विल नॉट बी टेकन। और ये जो शेप है ये आपको थोड़ा सा रफ ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा स्टीप दिखेगा, ठीक है, थोड़ा सा डुएबल दिखेगा, यहाँ पे सीढ़ियों की तरह दिखेगा, तो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड, इट इज बाउंडेड बाय स्टीप स्लोप्स अपने आसपास। आप जब गूगल करेंगे ना इसका इमेज, ट्रस्ट मी दे आर ब्यूटिफुल एंड एट द सेम टाइम डेंजरस। तो ये सारी चीजें जो है यूपीएससी मंत्रा में जो जितने भी फीचर्स मैं आपको लिखा रही हूँ ये इंपॉर्टेंट हैं, नॉट ओनली सो दैट यू कैन मेंशन इट while you write any answer of mains, but also when you talk of plateaus और आपके पास कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ जाए तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट एक फीचर इसके डिस्कस कर लेते हैं। फॉर दैट वी विल डू वन थिंग, वी विल कॉपी द होल स्लाइड। जरा कॉपी करते हैं, पूरे स्लाइड को कॉपी करते हैं, कॉपी इट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आप समझो इस बात को कि पहले तो इरेज कर देते हैं, लेट मी लाइक इरेज इट, विल रीस्टार्ट इट, ठीक है। रॉक्स की बात करते हैं, रॉक्स किस तरीके का है, क्या फीचर्स रॉक्स के बारे में आ रहे हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि रॉक्स वैसे तो इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री की ही मेनली आप बात करते हो, बट व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑफ स्पेशली प्लेट्यूज, आप जानते हैं मैग्मा आ रहा है अर्थ सरफेस पे एंड इट सॉलिडिफाइज, इट कूल्स डाउन टू फॉर्म अ होल लॉट ऑफ टेबल लैंड विच इज कॉल्ड प्लेट्यू। मिनरल्स में कितना रिच होगा यू कैन अंडरस्टैंड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड एट द सेम टाइम सेडिमेंटरी रॉक्स तीनों ही देखने के लिए मिलेंगे। तो रॉक्स का प्रेजेंस कैसे बताओगे, रॉक्स का प्रेजेंस ऐसे बताना है कि इग्नियस, मेटामॉर्फिक, एंड सेडिमेंटरी, ठीक है। igneous, metamorphic and sedimentary rocks, all three rocks can be seen over here। फॉर्मेशन की बात क्या होगी, फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, एक सिंपल सा अगर इसको कंक्लूड किया जाए, ठीक है, फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, फॉर्मेशन को भी जरा कंक्लूड कर लो, चीजें आपको याद रहेंगी। सबसे पहले ये जो पूरा मैग्मा लावा का कॉन्सेप्ट है इसको आप समराइज कर दो। अपलिफ्ट होती है स्ट्रक्चर, लावा फ्लो करता है, इरोजन होता है, टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, उसकी वजह से देखो ये सब कुछ प्रोसेस है, जैसे अपलिफ्टमेंट हो गया, ठीक है, लावा मूवमेंट हो गया, लावा मूव्स, इट कम्स अप, या फिर आपका टेक्टोनिक मूवमेंट हो गया, ठीक है, टेक्टोनिक मूवमेंट या फिर चेंजेस हो गए, इनके वजह से आपका ये सारी की सारी चीजें होती हैं, ठीक है। सो इसका फॉर्मेशन होता है, इरोजन की वजह से फॉर्मेशन होता है। इंपॉर्टेंस क्या है, दे आर वेरी वेरी रिच इन मिनरल्स, पहली चीज। यहाँ पे आपको वाटरफॉल्स देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे आपको टूरिज्म, पर्यटन का काफी अच्छा एक फीचर होस्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल टू नो। अब देखो ये मैंने आपको लिखाया है ना, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू कैन मेंशन। जैसे कॉन्टिनेंटल शील्ड का क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपसे प्लेट्यूज का क्वेश्चन पूछ सकता है मेंस में, जीएस पेपर में। और जब आपसे किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर का पूछेगा और बोलेगा
कि इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को बताओ, तो आप इसको यूज करोगे. दे आर रिच इन मिनरल्स, दे कैन बी यूज फॉर माइनिंग पर्पज, दे आर several waterfalls can be seen over there, they can be best utilized in terms of tourism, in terms of environmental उसको क्या कहते हैं, उसको कौन सा एफर्ट कहते हैं, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट. ठीक है, तो इसमें आपको ये सब सारी चीजें एड ऑन आप कर सकते हो. ठीक है, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द फीचर्स, द सेवरल फीचर्स ऑफ प्लेट्यूज, और ये सारे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है. जरा टाइप्स के बारे में फटाफट से डिस्कस कर ले. क्या टाइप्स कैसे कैसे हैं? तो जब आप इनके टाइप्स के बारे में जानोगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट टाइप्स तो देखो बहुत सारे हैं. मैंने जितना माउंटेन्स में भी लिखाया है वो दैट्स नॉट इट, बहुत सारे टाइप्स निकल करके आते रहते हैं, बट मुख्य टाइप्स वही होते हैं. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज के बारे में जरा बात कर लेते हैं थोड़ा सा. कितने टाइप्स के प्लेट्यूज हैं, क्या इनकी कहानी है, व्हाट आर देयर दास्तान एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज के बारे में जरा सा बात करते हैं. अब आप देखो, सबसे पहले तो अर्थ का जो क्रस्ट है ना, वो अपलिफ्ट जब होता है तब जो प्लेट्यूज बनते हैं, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू हो गया, तिब्बतन प्लेट्यू हो गया, उसको आपने देखा कि वो ऐसे प्लेट्यूज हैं जो टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण अपलिफ्ट हुए हैं, तो आप उसको टेक्टोनिक प्लेट्यू कहते हो. तो द वेरी फर्स्ट इन दिस केस इज टेक्टोनिक प्लेट्यू. ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्यू है. क्या है टेक्टोनिक प्लेट्यू? फॉर्म्ड, ऐसे देखो, प्लेट्यूज. ठीक है, फॉर्म्ड, ऐसे प्लेट्यूज जो कैसे बनते हैं, प्लेट्यूज फॉर्म्ड ड्यू टू, ठीक है, टेक्टोनिक मूवमेंट, और ब्रैकेट में लिखना अपलिफ्टमेंट ऑफ द सरफेस ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी. ठीक है, ऐसे प्लेट्यूज को आप क्या बोलते हो? ऐसे प्लेट्यूज को आप बोलते हो टेक्टोनिक प्लेट्यू. फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में रन कराओ, लिखो इसको डेक्कन प्लेट्यू, भारत में जो आप देखने के लिए आपको मिलता है. CCC लिख दिया मैंने. डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया, एंड यू हैव सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो ये सबसे पहले आपका टेक्टोनिक प्लेट्यू हो गया. आप तिब्बतन प्लेट्यू में लिख लो इसको जरा. तिब्बतन प्लेट्यू तो लिख ही लो, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट प्लेट्यू है आपका तिब्बतन. मैंने एवरेज हाइट बताया ना 300 मीटर, इसका एवरेज हाइट 4,500 मीटर है, 4,500 से 5,500 मीटर. So Tibetan plateau being one of the examples as well. ठीक है, it is a sort of tectonic plateau. It is a type of tectonic plateau. ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्यू के बाद आप देखिए हमारे पास दूसरा है वोल्केनिक प्लेट्यू. अब आप देखो वोल्केनिक प्लेट्यू में क्या होगा, ऐसा प्लेट्यू बनेगा जो कि लावा को कूल डाउन करके बनाया जा रहा है. ठीक है, क्योंकि नाम में ही वोल्केनिक है. तो इट इज फॉर्म्ड व्हेन द लावा फ्लोज अप एंड इट सॉलिडिफाइज. आप देखेंगे इंडिया में जो डक्कन प्लेट्यू है, इट इज ऑल्सो वेरी ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनिक प्लेट्यू. It is a part of tectonic, but at the same time it also has features of volcanic plateau. So we may start writing about volcanic plateau. जैसे it is a plateau that is formed, ऐसा plateau जो कि कैसे बन रहा है, due to the solidification of lava which comes up over earth का surface via vents. ठीक है, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, तो क्या बनाएगा, वोल्केनिक प्लेट्यू. फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, डेक्कन प्लेट्यू का नाम इसमें भी जोड़ सकते हैं, जो कि आपके इंडिया में है. और क्या, और कुछ पता है? कोलंबियन प्लेट्यू लिख लीजिए, कोलंबियन प्लेट्यू भी लिख सकते हैं. कोलंबियन प्लेट्यू कहाँ पे आपका, यूएसए में. ठीक है, यूएसए में. ठीक है, वोल्केनिक प्लेट्यू हो गया, कोलंबियन प्लेट्यू हो गया. अब आप देखेंगे इंटरमोंटेन प्लेट्यू करके भी एक प्लेट्यू का टाइप आपके पास यहाँ पे होता है. ऐसे प्लेट्यूज जो कि दो माउंटेन रेंजेस के बीच में होते हैं.
इंटरमोंटेन, नाम में ही पता चल रहा है ना, इंटरमोंटेन प्लेट्यूज, ठीक है। इंटरमोंटेन प्लेट्यूज क्या है भाई? प्लेट्यूज दैट आर फॉर्म्ड बिटवीन टू एलिवेटेड माउंटेन्स, ठीक है, ये आपके इंटरमोंटेन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जरा एग्जाम्पल भी लिख लेंगे, जैसे कि कौन सा प्लेट्यू हो सकता है? तिब्बतन प्लेट्यू। अब आप देखेंगे हिमालयाज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप देखते हैं हिमालयाज और कुनलुन की पहाड़ियों के बीच में जो तिब्बतन प्लेट्यू, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेट्यू है तिब्बतन प्लेट्यू, वो एग्जिस्ट करता है बिटवीन हिमालयन रेंजेस, हिमालयन पर्वतमाला, हिमालयाज एंड कुनलून पर्वत के बीच में एग्जिस्ट करता है क्या? तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज में आपने ये देखा। प्लीडमोंट प्लेट्यू इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट सॉर्ट, इसके बारे में भी जरा लिखेंगे। फोर्थ इज प्लीडमोंट प्लेट्यू। प्लीडमोंट प्लेट्यू, अब देखो प्लीडमोंट प्लेट्यू में वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर, पीडमोंट है, प्लीडमोंट नहीं है शायद, पीडमोंट है, ठीक है। ठीक है, पीडमोंट प्लेट्यू। तो पीडमोंट प्लेट्यू में आप देखेंगे कि माउंटेन्स जो होते हैं ना, उनके फुटहिल्स, जैसे ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है, ठीक है। तो ये माउंटेन नीचे तक जा रहा है ना, तो कहाँ कहाँ जा रहा है? ये जो है ना, ये इसके जो फुटहिल्स कहे जाते हैं, ठीक है। इस फुटहिल्स में जो प्लेट्यूज बनते हैं, आप उसको पीडमोंट प्लेट्यू कहते हो। जैसे यू कैन राइट अबाउट इट, द प्लेट्यूज सो फॉर्म्ड, the plateaus formed basically at the foothills of mountains। ऐसे प्लेट्यूज को आप क्या कहते हैं? पीडमोंट, पीड, ठीक है। तो more like towards the legs, towards the towards the lower portion of the माउंटेन्स, जो प्लेट्यू फॉर्मेशन आपको दिखता है, आप उसको पीडमोंट कहते हैं। देन यू ऑल्सो हैव वन शॉर्ट, आपका डाइसेक्टेड प्लेट्यू का भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे चलते जाते हैं, वैसे तो कोई इशू नहीं है इसमें। डाइसेक्टेड प्लेट्यू हो गया, ठीक है। अब डाइसेक्टेड प्लेट्यू में क्या होता है? देखो, नाम ही आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बता रही है डाइसेक्टेड प्लेट्यू का भी। आप देखेंगे कि रिवर्स जो है ओवर टाइम जब इरोड करते हुए जाती है तो बनाती है एक प्लेट्यू का स्ट्रक्चर। में भी छोटा नागपुर प्लेट्यू इज वन ऑफ द एग्जांपल, कोलोराडो इज वन ऑफ द एग्जांपल्स इन यूएसए। तो रिवर्स ओवर टाइम इरोड करते हुए जाती हैं, तो इरोड, या ऐसे लिखो, द ओवर टाइम erosion of surface by rivers form dissected plateaus, क्या? form dissected plateaus। फॉर एग्जाम्पल भी है आपके पास। एग्जाम्पल क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू भारत में, it is in India, and then you have what? You have छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, कोलोराडो प्लेट्यू in where? In USA, ठीक है। So this, my dear friends, is all that we are looking at while we speak of what? While we speak of प्लेट्यूज, ठीक है। और प्लेट्यूज के बाद, अच्छा प्लीज इसको भी एक फैक्ट फिगर के रूप में लिख लेना, जरा इसको लिखना, तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है। एक फैक्ट के रूप में इसको याद करने के लिए, याद रखने के लिए बस लिख लेना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लस
हाईएस्ट प्लेट्यू है। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? हाइट की हाइट जो कि है 4500 मीटर्स से 5500 मीटर्स के बीच में तिब्बतन प्लेट्यू। ये जो आप देख रहे हैं ये प्लेट्यू किसके किसके बीच में है? हिमालयन माउंटेन रेंजेस और कुनलून की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। बेसिकली इसको रूफ ऑफ वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड का छत भी कहा जाता है। they were formed after collision of Indian and Eurasian plates। चीज और दूसरी चीज ये है that they are also known as roof of the world। तो ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड का एक टाइटल आप याद रखेंगे ताकि कल को अगर सवाल में पूछ लिया जाए यू विल नॉट एट ऑल गेट कंफ्यूज। ठीक है, तिब्बतन प्लेट्यू का एक थोड़ा सा छोटा सा क्विक रिकैप था। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू को रूर ऑफ इंडिया कहते हैं। इसको भी साइड में कहीं लिख लेना ऐसे। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज कॉल्ड रूर ऑफ। ये जो आपको टाइटल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये टाइटल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रीलिम्स में सवाल पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रूर ऑफ इंडिया या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये आप नोट करके इसको लिखना। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड तिब्बतन प्लेट्यू साइमल्टेनियसली। ठीक है, एंड लास्ट अपने स्ट्रक्चर पे चलते हैं। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है विच इज 4th नंबर, वी हैव प्लेन्स। ठीक है, हम प्लेन्स की बात करें। प्लेन्स के बारे में क्या ख्याल है भाई? प्लेन्स का क्या करना है मैम? तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये काफी ज्यादा ब्रॉड स्ट्रेचेस होते हैं। मैंने आपको दिखाया ना, द लैंड फॉर्म्स दैट आर ब्रॉडली स्ट्रेच्ड भी कह सकते हो एंड एक्सटेंडेड भी कह सकते हो, फैला हुआ होता है, जिसका एवरेज हाइट बहुत ज्यादा तो नहीं होता है। ठीक है, इट इज नॉट वेरी मच एलिवेटेड, दो आप देखेंगे ऐसे लैंडफॉर्म्स बहुत ही ज्यादा वास्ट एरिया को कवर करते हैं। ये लेवल लैंड होता है। ठीक है, दीज आर नियरली लेवल लैंड्स। नियरली लेवल लैंड्स मतलब ये ऐसे 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 हर जगह जहां जहां प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे के रिलेटिव हाइट में ही होंगे। बहुत ज्यादा ऊंच नीच इनकी हाइट्स में नहीं होती है। यूजुअली इनका एलिवेशन बहुत लो होता है, यूजुअली एट अ वेरी लो एलिवेशन, यूजुअली एट अ वेरी लो एलिवेशन। ठीक है, अब आप सोचो ये जो प्लेन एरियाज जो होते हैं ये काफी ब्रॉड होते हैं, फ्लैट होते हैं, जेंटली रोलिंग एरियाज होते हैं। देयर कैरेक्टर्स आर दे आर ब्रॉड, दे आर फ्लैट, ब्रॉड फ्लैट, जेंटली स्लोपिंग। काफी ज्यादा मतलब इफ यू लीव अ बॉल इट विल स्लोप डाउन। ठीक है, नॉट डाउन एग्जैक्टली बट इट विल कीप ऑन स्लोपिंग इन द सेम लेवल। ठीक है, जेंटली रोलिंग, स्लोपिंग नहीं, रोलिंग इज द करेक्ट वर्ड। जनरली रोलिंग एरिया होता है। ये जो तीन फीचर्स हैं ये डिस्क्राइब करते हैं आपके प्लेन्स को। इट इज जेंटल रोलिंग एरिया ऑफ लैंड जिसका लो एलिवेशन होता है, कम से कम सी लेवल से 200 मीटर भी नहीं होता है हार्डली। तो एरिया ऑफ लैंड विथ क्वाइट लो एलिवेशन, काफी लो एलिवेशन होता है, विथ क्वाइट लो एलिवेशन। और ब्रॉड फ्लैट जेंटल रोलिंग एरिया ऑफ लैंड विथ क्वाइट लो एलिवेशन। हाँ, इसका हाइट लिख लो जरा। नॉट मोर देन 200 मीटर, नॉट मोर देन 200 मीटर अबव सी लेवल। ठीक है, ये एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रही हूँ, एक एवरेज बता रही हूँ। ठीक है,
So they are broad, they are flat, they are gently rolling areas of land below 200 meter above the sea level. कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बन रहे हैं? So they are basically formed by some or the other actors. Actors कौन होता है? सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान? No ma'am. The actors that we are talking about in here, रिवर डिपोजिशन. सबसे पहले तो सोचो, जो नदियां बहती हैं वो ग्लेशियर से निकल करके आ रही हैं, अपने साथ में कंकड़, पत्थर, सिल्ट, क्ले सब कुछ लेकर के आ रही हैं. एक जगह जब जाती हैं तो ये सब अपना सिल्ट, क्ले, पत्थर, कंकड़ ये सब छोड़ देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं. जहां डिपॉजिट करती हैं वहां पे न सिर्फ कंकड़ पत्थर, न सिर्फ अलग तरीके की मिट्टी, बल्कि उनके साथ रिच मिनरल्स भी डिपॉजिट होते हैं, विच इज वाई यू सी दैट रिवर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिपोजिशन ऑफ दीज मटीरियल्स विच टुगेदर फॉर्म प्लेन्स. ठीक है, तो रिवर हो गया. कोस्टल एक्शंस, तटीय क्षेत्रों के एक्शंस के वजह से भी आप देखोगे प्लेन एरियाज फॉर्म होते हैं. इट इज ड्यू टू द कोस्टल एक्शंस आल्सो दैट यू सी प्लेन्स आर फॉर्म्ड. एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्लेशियल रिट्रीट. ये अगेन वही है, ग्लेशियर्स अगर रिट्रीट होते हैं, मेल्ट होते हैं, so they also keep on moving to form a large area जो ये इनके रिट्रीट होने के बाद जो कि मिनरल से भरा होता है, and you call them plains. ये स्ट्रक्चरल प्लेन्स अलग होते हैं, आपके डिपोजिशनल प्लेन्स अलग होते हैं, डिपोजिशनल इरोजनल प्लेन्स ये सब अलग अलग होते हैं. जैसे सोचो, आपको मैंने डे 1 की क्लास में लिथोस्फीयर की क्लास में बताया था कि डिपोजिशन और इरोजन दो ऐसे प्रोसेस हैं जो कि रिच प्रोसेस है. अब सोचो बात, आंतरिक प्रोसेस, आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल प्रोसेस एंड इंटरनल प्रोसेस ऑफ द अर्थ? The planet Earth has massive sort of internal processes ongoing, like magma rolling down, plate movements, उनका divergence, उनका convergence, उनका transformation. ठीक है, इतने सारे एक्टिविटीज जो इंटरनली चल रहे हैं, जो कि कहीं पहाड़ बना रहे हैं, कहीं प्लेट्यू बना रहे हैं, कहीं कुछ और बना रहे हैं. ठीक है, प्लेन्स में तो इंटरनल का कोई हाथ नहीं होता, बट एक्सटर्नली केवल 2 प्रोसेस चलते हैं, विच इज इरोजन एंड डिपोजिशन, कटाव और निक्षेपण. और ये कटाव और निक्षेपण ही है कि आपको बहुत सारे एक्सटर्नल फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे बीइंग क्रिएटेड बाय देम. प्लेन्स आर अ वेरी ग्रेट एग्जांपल ऑफ दिस. So I hope you have understood the basic idea behind ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को आपने पढ़ा. देखो कितने अच्छे से ये जो किताब माजिद हुसैन की है ना, आपकी कितने अच्छे से स्ट्रक्चर्ड है कि आपको पहले बताया गया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, फिर उसका क्रिटिसिज्म और फेलियर, फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का ओरिजिन, फिर वो मैकेनिज्म जिसके माध्यम से उसने वो किया, वैलिडेट किया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को, और अब बता रहे हैं कि कॉन्टिनेंट्स अपार्ट हुए और अपार्ट होने के बाद कैसे स्ट्रक्चर में आज के डेट में मौजूद हैं. इट्स इंपॉर्टेंट आप ये सारे स्ट्रक्चर्स को याद रखो. ये प्लेट्यूज हो गए आपके जो कि हम लोगों ने पढ़ा, ये इसके फीचर्स अलग अलग हो गए, रॉक फॉर्मेशन हो गया, टाइप ऑफ प्लेट्यूज आपके हो गए, टेक्टोनिक, वोल्केनिक, इंटरमॉन्टेन. ठीक है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं. यू कैन, ये टेक्टोनिक प्लेट्यू में क्या करोगे आप, ऐसे ड्यू टू विच इज फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट, जो कि टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण फॉर्म हुए हैं. जैसे मेजर टेक्टोनिक मूवमेंट क्या है, इनकी एक्टिविटीज के कारण अपलिफ्ट होना, डेक्कन प्लेट्यू बीइंग वन ऑफ द एग्जांपल्स. सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा इज इंपॉर्टेंट वोल्केनिक प्लेट्यू में. प्लेट्यूज दैट आर formed between 2 elevated mountains is important. ठीक है, फिर आपका formed at the foothills of mountains, ये important है. ओवर टाइम जो कटाव चल रहा है, डाइसेक्टेड प्लेट्यू बनाता है बाय द रिवर्स, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देन यू हैव तिब्बतन प्लेट्यू, और तिब्बतन प्लेट्यू जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम हाईएस्ट प्लेट्यू है. हाइट इसकी लगभग ये आपको देखने के लिए मिल रही है 4,500 मीटर से 5,500 मीटर के बीच में. एंड collision हुआ Indian Eurasian plate का, and then thereafter you know it is also called the roof of the world. And at the same time I have given you a point, एक नोट के रूप में, कि छोटा नागपुर प्लेट्यू which happens to be which is called in fact as the Ruhr of India. तो ये सब कुछ important है. फिर हम लोगों ने प्लेन्स के बारे में देखा है. प्लेन्स के बारे में जनरली बहुत ज़्यादा टाइप्स वाइप्स डिस्क्राइब नहीं करते हैं, बिकॉज इट इज देन ऑलवेज एंड एवरी टाइम कैरेक्टराइज्ड डिफरेंटली बाय द डिफरेंट रिवर्स फ्लोइंग एंड फॉर्मिंग दीज प्लेट्स. ठीक है,
जैसे इंडो गैंजेटिक प्लेन अपना अलग है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए अपना अलग है, सबके रिवर्स के फीचर पे वो लोग डिपेंडेड है, ठीक है। लैंड फॉर्म्स दैट आर ब्रॉडली स्ट्रेच्ड एंड एक्सटेंडेड, यानी ब्रॉड स्ट्रेचेस हो गए, नियरली लेवल लैंड्स हो गए, यूजुअली काफी लो एलिवेशन होता है, 200 मीटर का से ज्यादा का नहीं होता है सी लेवल के ऊपर, ठीक है। रिवर डिपोजिशन के कारण, कोस्टल एक्शन के कारण और ग्लेशियल रिट्रीट के कारण बनते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड वी विल लुक अबव कि क्या है। जितने भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड मैंने आपको दिया है, आप जितने भी पीवाईक्यूज मैंने आपको बताए हैं, री अटेम्प्ट करना चाहो तो कर सकते हो, बट ये जो पीडीएफ्स हैं इनको सेफ रखो अपने पास, क्योंकि टुमारो व्हेन यू विल स्टार्ट रिवाइजिंग तब आपको ये सारे क्वेश्चंस दोबारा देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप होल लॉट में पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं करते हैं तो ये सबसे बेहतर तरीका है, हर एक टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू, चाहे पीसीएस में, चाहे आपके यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में, सीएसई के एग्जाम में। तो दिस इज वन वे हाउ यू कंप्लीट थिंग्स। एकदम अपनी तैयारी और अपने कंटेंट को स्ट्रीमलाइन करने का एक प्रयास जो हम कर रहे हैं, दैट इज द रीजन व्हाई आई एम ब्रिंगिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल द पीवाईक्यूज। और मेंस का जो एक क्वेश्चन आज मैंने आपको दिया है, जिसके बारे में ऑफ कोर्स मैंने आपको हिंट्स भी दिए हैं कि कैसे लिखना है। दो, एक मेंस का क्वेश्चन है यूपीएससी का, एक है आपका पीसीएस का, बीपीएससी कुछ ऐसा था। तो उन दोनों को आप अटेम्प्ट कीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज मेक श्योर दैट यू पुट योर प्रॉब्लम, यू रेज योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। एज आई कीप रेगुलरली चेकिंग द कमेंट बॉक्स, तो आप वहाँ पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इन द वेरी नेक्स्ट क्लास आई विल मेक श्योर टू एड्रेस वट एवर प्रॉब्लम दैट यू हैव, बट प्लीज मेक श्योर कि ये पूरे नोट्स आपके इंटीग्रेटेड एक पास हों, बिकॉज माजिद हुसैन की ज्योग्राफी की किताब, वाई आई हैव पिक्ड दिस बुक इज बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स आपका ज्योग्राफी के लिए है भी, और सबसे लिमिटेड एक्सप्लेनेशन। वाई यू विल नॉट फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन ओवर द प्लेटफॉर्म, आपको डिटेल में कहीं पे भी कंप्लीट इसका सीरीज नहीं मिलेगा। So this is one stop for you all. You have to just keep revising, keep attending the classes, and thank you so much for watching this video. We will meet again in the next session.